एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम आज फ्रांस के नीस शहर पहुंचे हैं। यहां पर वो कल फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से द्विपक्षीय मुलाकात करने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिनों के दौरे पर स्लोवाकिया जाएंगे। स्लोवाकिया जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री होंगे। 16 जून को प्रधानमंत्री मोदी वापस फ्रांस के एवियन शहर लौट आएंगे, जहां G7 शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल होंगे, लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में कोई बायलैटरल मीटिंग होगी या नहीं होगी। 18 जून को पीएम मोदी एवियन से पेरिस जाएंगे, जहां विवाटेक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया की नजर G7 शिखर सम्मेलन पर है, जो दुनिया के ताकतवर देशों का सम्मेलन है। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान के राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें हिस्सा लेंगे। भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद खास मेहमान के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया है। खास बात यह है कि इस बार G7 समिट में चीन को नहीं बुलाया गया है। यह मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और अब जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि युद्ध के बादल धीरे धीरे छटने लगे हैं और अब वैश्विक आर्थिक तौर पर देशों को वापस से अपने आप को पटरी पर लेकर आना है, कितने इंपॉर्टेंट है ये समिट? देखिए, G7 की मीटिंग हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है और प्रधानमंत्री मोदी ये 7वीं बार जा रहे हैं G7 की मीटिंग में हिस्सा लेने। पहले हम लोग का जो स्टेटस था भारत का, वो मेहमान देश का था, विशेष मेहमान गेस्ट के तौर पर हम लोग बुलाए जाते थे। अब वो स्टेटस इंप्रूव हुआ है और भारत पार्टनर कंट्री के तौर पर बुलाया जाता है। G7 में भारत पार्टनर कंट्री है, मेंबर नहीं होने के बावजूद पार्टनर कंट्री है, तो उस तरह से भारत को ट्रीट किया जाता है। और अगर एशियन जो पावर सेंटर्स हैं उसमें से अगर चाइना नहीं जा रहा है, रशिया भी नहीं है, हाँ रशिया भी नहीं है, तो अपने आप भारत का एक वहाँ मतलब बनता है। तो G7 की, और तीसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यूरोप के देशों के साथ जिस तरह के संबंध अभी अमेरिका के हो गए हैं, ऐसी स्थिति में भी G7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आ करके अपने बिहेवियर को मेंट करते हैं या नहीं करते हैं। ट्रंप आकर के यूरोप के देशों के साथ जिस तरह की बातें करते रहे हैं, जैसे कमेंट करते रहे हैं यूरोप के देशों पर, खासतौर से फ्रांस को लेकर के जो अभी इस बार मेजबानी कर रहा है, जो होस्ट कंट्री है, मैक्रो को लेकर के, उसको कितना ठीक करते हैं वो आकर के। अगर कोऑर्डिनेशन बेटर होता है इन 7 कंट्रीज के बीच में, तो ये भारत के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि भारत के यूरोप के देशों के साथ अपने बायलैटरल्स भी हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड है हमारा, अमेरिका के साथ ट्रेड हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर G7 में कोऑर्डिनेशन बनता है, तो व्यापार की दृष्टि से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टि से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की दृष्टि से, डिफेंस एग्रीमेंट्स के लिहाज से, देखिए फ्रांस को भारत ने $400 बिलियन का ऑर्डर दिया हुआ है राफेल का, तो वो तमाम इन सब चीज़ों की वजह से के नज़रिए से भारत के लिए बहुत अच्छी यात्रा होगी। ये अभी इसमें हालांकि इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, लेकिन जब हम यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने विदेश दौरे पर गए थे और उनके ऊपर इंडिया रशियन टाइज को लेकर सवाल पूछा गया था, तेल को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाई भारत ने कभी भी जो भी हथियार तैयार किए या आयातित किए, कभी उनका इस्तेमाल यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ नहीं किया, लेकिन यूरोपियन कंट्री का हथियार का इस्तेमाल हर बार भारत के खिलाफ हुआ है। देखिए, वो कहा जाता है ना कि यूरोसेंट्रिक जो एक माइंडसेट है, यूरोसेंट्रिक का मतलब है कि यूरोप अपने आप को इस विश्व का जो पहले एक समझता था कि वो केंद्र है, तो अपने हिसाब से वो तय करता है। वो पैट्रोनाइजिंग टोन होता है, सिविलाइजिंग मिशन अंग्रेजों का चला गया। तो बात वही थी कि आप जब चाहें अपना हथियार कहीं भी बेचेंगे, आप अपने कंट्री में जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके लिए लॉ जो हैं जितना हार्श हो रहा है उतना बना रहे हैं, लेकिन आप दूसरे देशों को ह्यूमन राइट्स पे सबक देंगे, दूसरे देशों को ये बताएंगे कि उनकी डिप्लोमेसी किसके साथ हो, किसके साथ ना हो। अपने देश के राष्ट्रपति और सबको ये कहेंगे कि भाई भारत के साथ आप बने या ना बने, जो फ्रांस वगैरह में हुआ। तो ये जो माइंडसेट है कि आप हमेशा एक पैट्रोनाइजिंग टोन में अपने कंडक्ट को रिफ्लेक्ट ना करें, लेकिन दूसरे को ज्ञान देते रहें, तो जयशंकर ने इस बात को, और वो हमेशा ये कहते रहे कि आप भूल जाइए वो कॉलोनियल एरा, वो गया। नहीं, अभी तो हमें देखना ये भी होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पर पहुंचेंगे तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी 1-to-1 मुलाकात, बायलैटरल मुलाकात होगी, और फिर क्या उसमें ये जो अभी हॉर्मुज में हो रहा है, घट रहा है, उस पर चर्चा होगी या नहीं होगी। बहरहाल बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी अपनी वोट चोरी वाली थ्योरी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली में इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई। राहुल गांधी ने अब उस मीटिंग में अपने संबोधन का एक ऑडियो जारी किया। राहुल गांधी ने बैठक के दौरान फिर से वोट चोरी और चुनाव चोरी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि 100% चुनाव चोरी हुआ है और हो रहा है।
ममता बनर्जी को 90%, उद्धव ठाकरे तेजस्वी को 40% वोट चोरी पर यकीन है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। Mamta ji is not 100% sure, but she is about 90% sure that her election was stolen. Uddhav ji is 40% sure that his election was stolen. My brother Tejashwi is 40% sure. Listen, 100% the elections are being stolen. Please remove any doubt from your minds. राहुल गांधी के ये दोस्त भी कितने श्योर हैं। राहुल गांधी की अपनी ही थ्योरी पर अजीत जी सवाल यहां पर उठता है, और जिनके साथ मिलकर ये तमिलनाडु में सरकार बना रहे हैं, जरा उनसे भी पूछे कि वो भी अपनी जीत के लिए 100% श्योर हैं कि उनकी जीत कैसे हो गई। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, और कांग्रेस खुद ही अगर केरल में कह सकती है, कांग्रेस केरल में कांग्रेस पार्टी जीती, उसने सरकार बनाई, तो वो कितनी श्योर थी वहां वोट चोरी कैसे नहीं हुआ, बंगाल में कैसे वोट चोरी हो गई। तो ये एक बड़ा सब्जेक्टिव मामला है वोट चोरी का, जो राहुल गांधी कहते रहे हैं हमेशा। अब इसी ऑडियो का एक और पार्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि शंकर भगवान की तरह कांग्रेस जो है सारा विष पी करके, और वो सबको साथ लेकर के चलने के लिए तैयार है, और सबको साथ लेकर के अगर चलेंगे तो उनको 100% यकीन है कि बीजेपी को हरा देंगे। अब बताइए, अगर वोट चोरी हो रही है तो आप 100% या सभी को लेकर के साथ चल के कैसे हरा देंगे। सभी को हरा देने के, सबको साथ लेकर के चलेंगे और हरा देने का यकीन है, तो ये तो तभी होगा ना जब वोट चोरी नहीं हो। अगर वोट चोरी ही हो जाएगी अगर, तो आप सबको साथ लेकर के चल के भी कैसे जीत पाएंगे। तो ये कंट्राडिक्शन है उनकी बात का, वो पता नहीं किस बात से क्या साबित करना चाहते हैं। वोट चोरी की बात करके, 100% वोट चोरी की बात करके वो तो एक चुनाव नतीजों पर संदेह पैदा करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे इसका भय दिखा करके वो सहयोगी पार्टियों को अपने साथ भी जोड़ना चाहते हैं। एक चर्चा चल तो रही है कि सचिन जी, इधर बिहार में हो जाए तेजस्वी यादव कांग्रेस, बंगाल में हो जाए ममता बनर्जी कांग्रेस, महाराष्ट्र में हो जाए शरद पवार सुप्रिया सुले कांग्रेस, दक्षिण में हो जाए स्टालिन कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके सभी कांग्रेस के हिस्से बन जाए, लेकिन श्योर अगर कोई है ही नहीं, सहमति आपके साथ 100% है ही नहीं, तो ये तस्वीर भी कैसे होगी। नहीं, देखिए, उमर अब्दुल्ला ने जब जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ और उसमें जब जीते एनसीपी, कांग्रेस बहुत बुरा प्रदर्शन की थी, तो उन्होंने खुल के कहा कि ये वोट चोरी क्या है भाई। आप जब उन्होंने कहा कि आप जहां पे जीतते हैं फिर वो क्या होता है, हिमाचल क्या था, और बाकी विरोधी पार्टियों के लिए पंजाब और दिल्ली में जब तक आम आदमी पार्टी जीती थी वो क्या था। ये एक आलसपना है कि आप रिफ्लेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, और एक ब्लेम आपने पहले आपने ईवीएम टेम्परिंग को किया, 2022 के बाद ईवीएम गायब हो गया, उसके बाद धीरे धीरे ये वोट चोरी वाला मामला आया, अब देखिएगा वोट चोरी भी गायब हो जाएगी, अब एक सीट चोरी आ गई है। तो हर बार आप एक नया थियरी करते हैं और उसको एक एक्सक्यूज के तौर पे इजी वे आउट लेके, साहब हम नहीं हारे, हमें हराया जा रहा है, आप इस मुगालते में हैं। उसके बाद आप ये भी देखें कि ये जो प्रक्रिया है, ये जितनी भी जगह है, दो समस्याएं हैं। एक, भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में डेमोक्रेसी पे ये संदेह पैदा करता है, तो ये धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के लेजिटिमेसी पे प्रश्न पैदा हो रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है, कोई हल्की वाली चीज नहीं है कि कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ रही है जिम्मेदारी लेने से। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस की नीति क्या है, आप क्या चाहते हैं। आपकी नीति वही है कि गईयों हूं बछड़ों हूं, कि आप चाह रहे हैं कि सारे क्षेत्रीय दल जो हैं वो आपके साथ मिलके जो ये कह रहे हैं कि हम नीलकंठ बनेंगे, बीजेपी को हरा दें, फिर वहां वोट चोरी का मसला नहीं है, आपको भरोसा है। लेकिन साथ ही जब ये क्षेत्रीय दल जब बीजेपी से चुनाव हारते हैं, वहां भी आपको बहुत खुशी होती है कि फिर वही हो जाएगी, सब लोग कांग्रेस में वापस और समाहित हो। तब तो उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव की हार को भी अभी देख रहे होंगे। करेंगे ना, क्योंकि उन्हें लगता है दलित मुस्लिम जो ये हैं, ये कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, हर जगह क्षेत्रीय दल जो हैं, कांग्रेस वाले मानते हैं कि तो हमारे वोटर थे साहब। बात यह है कि आजादी के वक्त तो गांधी जी के नेतृत्व में जब देश आजाद हुआ और सब कुछ हुआ, तो कांग्रेस के साथ तो समस्त जनाधार था। ठीक है, अब उसको अपना मानना और अभी तक उसको एक लेमेंट करना कि हमारा वोट हुआ करता था। सवाल है कि पीढ़ियां बदल गई, सब बदल गई, अभी भी ये क्षेत्रीय दलों को ये मानते हैं कि हमारे हिस्से का बैंक बैलेंस लेके बैठे हुए हैं, किसी तरह मूलधन लौट जाए हमारी तरफ। तो उनका साथ भी चाहते हैं और उनका विनाश भी चाहते हैं। ऐसे तो कैसे चलेंगे साथ में, इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक कैसे चलेगा साथ में।